हेलो कोडर आर्मी। तो यार आज हम लॉन्च कर रहे हैं थंडर को, जो कि हमारा आज 90 डेज ऑफ कोड होने वाला है, जिसमें कि हम सब कुछ बेसिक से कवर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं वेब डेवलपमेंट की, मैं बात करूं आपके लिए सिस्टम डिजाइन की, जो कि हाई लेवल डिजाइन है, और आजकल हैकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो कैसे आप अपने कोड को सिक्योर रख सकते हैं, तो आज हम उसकी भी बात करेंगे। तो भैया इसके अंदर हमने सिक्योरिटी को भी इंक्लूड कर दिया है। तो थंडर बैच, जो कि आपको हम पूरा कंप्लीट करेंगे बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक, जिसमें कि ये तीनों ही टॉपिक कवर्स होने वाले हैं। ये बैच कब से स्टार्ट होगा? तो बैच की जो स्टार्टिंग डेट है वो है हमारी 25 मई, और क्लासेस हफ्ते में 4 दिन होंगी। गुरुजी कब कब होंगी क्लासेस? एक मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। तो ये 4 दिन क्लासेस होंगी, और उसके अलावा 2 घंटे की क्लास होंगी। और अगर हमें लगा कि एक्स्ट्रा आवर्स की आपको अगर रिक्वायरमेंट है, तो गुरुजी उसको पूरा कर देंगे। हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी इस वाले पूरे बैच में हमारे पास एक्स्ट्रा क्या चीजें हैं कि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि ये क्यों यूनिक है, क्योंकि हर कोई यही कहता है कि ये बेस्ट यूनिक है। देखो सिंपल सी बात है। अभी तक बहुत सारे सिस्टम डिज़ाइन के या फिर वेब डेवलपमेंट के कोर्सेज़ ऑलरेडी हैं मार्केट में। पर हमने ना इस कोर्स को बनाने में काफ़ी महीने लगाए हैं, वो तो आपको पता ही है कितना टाइम बाद हमने एक बैच लॉन्च किया है। क्योंकि हमने लिटरली काफ़ी लोगों से इसमें बात की है, जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, जो एक्चुअली हायर कर रहे हैं, और हमने देखा है कि अभी ना क्या एक्चुअली मार्केट में चल रहा है। मैं खुद कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है? काफ़ी टाइम से मैं खुद इंटरव्यूज़ ले रहा हूँ, और उसके अलावा हमने कितनी अलग-अलग कंपनीज़ में जाकर के बातें करी, ये समझा कि क्या रिक्वायरमेंट है एज़ अ फ्रेशर, और अगर आपके पास 1 डेढ़ साल का एक्सपीरियंस है तो उसको भी फ्रेशर ही कंसीडर किया जाता है मार्केट में, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने जब इस कोर्स के मॉड्यूल्स बनाए तो इसको इतने स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया, अभी हम आपको कोर्स दिखाएँगे पूरा का पूरा, आपको खुद समझ आ जाएगा। और इसमें हमने हर वो चीज़ इंक्लूड कर दी जो आपको चाहिए एक अच्छा जूनियर डेवलपर बनने के लिए। तो यार बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि भैया इसका प्राइस कितना होने वाला है। तो यार दोस्तों, जो हमारा इनिशियल प्लान था कि इसको जो लॉन्च करें हम प्रीमियम प्राइस के अंदर लॉन्च करें, जिसका कि प्राइस बहुत ज्यादा होने वाला था, और उसी के हिसाब से हमने फीचर बिल्ड करें। शायद आपको स्क्रीन के अंदर भी नजर आ रहा होगा कि हमने क्या क्या फीचर्स इसके अंदर बिल्ड करे हैं। लेकिन जो मेन गोल है आपके थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, कि कैसे आप किसी चीज को सोच पाएं, उसके सॉल्यूशन को कैसे तरीके से आप बिल्डअप कर सकते हैं। तो आज इस कोर्स का हमारा यही मेन मोटिव होने वाला है। तो दोस्तों, जो इस कोर्स का प्राइस होने वाला है, जो कि पहले हम लैक्स के अंदर कंसिडर कर रहे थे, जहां पे हम सिर्फ 200 स्टूडेंट को लेने वाले थे, लेकिन अभी हम इसके प्राइस को 4499 रख रहे हैं। सिर्फ ये जो ऑफर होगा फर्स्ट 3 डेज के लिए अवेलेबल होगा, और हम कभी भी अपने ऑफर से पीछे नहीं हटते। इससे लोएस्ट प्राइस आपको कभी नहीं मिलेगा। गुरुजी, हम यहाँ पे सेल्समैन वाली बातें नहीं कर रहे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ना, जब लोग एक प्राइस सुनते हैं ना, जैसे हमने बोला 4499, ठीक है? तो लोगों को लगता है शायद उतना प्रीमियम नहीं होगा ये कोर्स, है ना? इसलिए हमने भी जब इनिशियली सोचा था ना, हमने सोचा था कि हमें ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं जो सीरियस नहीं होंगे, ऐसे बच्चे चाहिए ही नहीं जो बस इस कोर्स को जॉइन कर लेंगे क्योंकि थोड़े से पैसे लगेंगे और पूरा भी नहीं करेंगे। इसलिए हमने 200 स्टूडेंट्स का बैच बनाने का सोचा था, इसलिए हमने प्राइस भी बहुत हाई रखने का सोचा था। अब हाई रखने के 2 रीज़न थे। एक तो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, आपको पता लग जाएगा जब आप कोर्स का स्ट्रक्चर देखोगे। हमने जो यहाँ पे बिल्ड किए हैं आपके लिए, फीचर्स जो बिल्ड किए हैं वो देखोगे। उसके अलावा ऑब्वियसली हमें थोड़े बहुत पैसे कमाने थे। लेकिन अब हमें समझ आया कि यार नहीं, अभी 200 स्टूडेंट्स का बैच करके ना कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमें ये कोर्स एक्सेस करना है, हमें एग्ज़ैक्टली अभी हायरिंग बहुत कम हो गई है और हमें प्लेसमेंट्स में बैठना है। तो उन लोगों के लिए ना हमने इस बैच को ओपन कर दिया, कोई लिमिट नहीं है, पिछली बार की भी तरह कि 500 बच्चे ही आ सकते हैं। आप जितने मर्ज़ी इसमें हम बच्चे एनरोल कर सकते हैं, लेकिन लिमिट बस ये है कि हम बस सीरियस बच्चों को ही अपने प्लेटफ़ॉर्म पे देखना चाहते हैं, इसलिए हमने 90 डेज़ का आपसे प्रॉमिस किया है। और दोस्तों, जो एक और सीरियस बात हम आपसे कहने जाते हैं कि भैया जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये प्राइस 4499 रखा गया। उसके बाद जो कि प्राइस हैं वो हाइक हो जाएंगे नॉर्मली। तो यार, जो हमारा इस बैच का जो मेन फोकस होने वाला है कि आपको हम जीरो से इसकी प्री रिक्वेस्ट क्या होने वाले, पहले उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हम इसके अंदर HTML CSS को कवर नहीं करने वाले। तो आप हमारे कोडर आर्मी चैनल के अंदर जाके उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यार उसके अंदर जाके बहुत ही ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, ओके, क्योंकि यार उतना आपको प्री रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इस बैच के अंदर इनरोल कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो प्लीज 2 टॉपिक कवर करके आना, HTML CSS। उसके बाद के जितने भी टॉपिक होंगे हम बिल्कुल जीरो से लेके आपको हीरो लेवल तक का कवर कराने वाले हैं। हम ऐसे स्टूडेंट नहीं चाहते कि जो बच्चे सोच ना पाए। हमारा जो मेन गोल होने वाला है इस कोर्स के अंदर,
कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस को इवॉल्व करना। अब आज से 2 साल पहले हमारे कोर्स आया था नेक्सस का, हाँ। जहाँ भैया वो तो भैया हीरो बैच था हमारा, ओके। और आज तक 2026 तक उसकी कॉपीज भी गुरुजी क्रिएट हो रही हैं, ओके। हाँ जी। तो दोस्तों मैं अगर आपको एक छोटा सा उसकी झलकी बताऊं, तो यार उसमें हमने जो भी पढ़ाया था उसको अगर मैं साइड ऑन कर दूं कि हमने वहाँ पे वेक्टर डेटाबेस और इवन हमारे जो नॉर्मल डेटाबेस है मोंगोडीबी, उसके हमने आपको इंटरनल आर्किटेक्चर बताए थे जो आज की कवर होते हैं, जो कि आपके जो भी आप प्रीमियम कोर्स खरीद लें। लेकिन जो आज हम मेन दिक्कत गुरुजी आज की इंडस्ट्री के अंदर देख रहे हैं, लोगों को ना सिस्टम के कॉन्सेप्ट थोड़े गलत तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि यार कि काफका जो आपका है कि इन मेमोरी है, कि रैम के अंदर ही इसको मेमोरी एलोकेट होती है, और बच्चे क्या करते हैं उसको फैक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भैया इंडिया की राजधानी दिल्ली है। क्या इंडिया की राजधानी दिल्ली है, या फिर कैलकुलेशन को हमें अलग अलग तरीके से कंसिडर करना चाहिए? बताइए गुरुजी। देखो ऑब्वियसली सिस्टम डिजाइन में ना हमें कैलकुलेशन को बहुत तरीकों से ऑब्जर्व करना चाहिए पहले। अब दिक्कत बस इतनी सी है, मैं सिस्टम डिजाइन की बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को उसके बहुत एक्सपीरियंस है कि जब हम सिस्टम डिजाइन को पढ़ते हैं ना एज अ फ्रेशर, तो हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर हम कोई कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो उसने सिस्टम डिजाइन के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स बना रखे हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो अगर मान लो आपको यूआरएल शॉर्टनर बनाना है तो एक ही तरीका है और वही तरीका वो आपको एक्सप्लेन करेगा, उसके हिसाब से 2-3 एज केस आपको समझा देगा। पर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम ये लगती है कि सिस्टम डिजाइन ऐसे वर्क ही नहीं करता दोस्त। जब आप कंपनी में काम करते हो ना तो इतने ज्यादा एज केसेस आपको हैंडल करने पड़ते हैं, अलग अलग सिनेरियोज आपको हैंडल करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप हर जगह बस टर्म्स डाल दो, सीडीएन डाल देंगे, हम लोड बैलेंसर डाल देंगे, हम एपीआई गेटवे इंट्रोड्यूस कर देंगे, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पे इतनी सारी सीरीज देखी, मेरे को कैप थ्योरम सबने थ्योरेटिकली समझा दिया पर किसी ने भी ना प्रैक्टिकली उसको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट किया ही नहीं। ठीक है, जो हमें बहुत ही बड़ा गैप लगता है। लोग क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट अलग से पढ़ते हैं, सिस्टम डिजाइन अलग से पढ़ते हैं, लोगों को लगता है इसको यूनाइट कैसे करेंगे, उनको आज तक इनको यूनाइट करना ही नहीं आया। एक्चुअली सिस्टम डिजाइन आप किसका कर रहे हो? जब आप खुद का कोई प्रोजेक्ट या खुद का कोई प्रोडक्ट बिल्ड करोगे उसी में तो आप सिस्टम आर्किटेक्चर को घुसाओगे, और वो कैसे बनाना है, वो कैसे घुसाना है, ये लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। सिस्टम डिजाइन हम एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं जिसके हमने कुछ टेम्पलेट समझ रखे हैं और वही हम इंप्लीमेंट करते रहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है इंडस्ट्री में। तो गुरुजी यार बहुत बच्चों को डाउट ऐसा था कि भैया यहाँ से चीजें क्या बेसिक से कवर होंगी। तो दोस्तों आपको HTML CSS आपके प्री रिक्वेस्ट है, प्लीज उसको पढ़ के आना। और उसके बाद हमारा जो बैच स्टार्ट है वो 25 मई से स्टार्ट होने वाला है। हमारे हर साल 2 साल में, सॉरी, हमारा वेब डेव का बैच आता है, हर साल भी नहीं आता, 1-2 साल के गैप के अंदर आता है। अब यार गुरुजी जो लास्ट बैच हमने लॉन्च किया था यूट्यूब के अंदर, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा गंदी लेवल की कंट्रोवर्सी हो चुकी थी कि यार हमारे ऊपर आरोप लगा चुका था कि यार आप लोग गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। ये ऐसे तो भैया ये गलत कॉन्सेप्ट तो भैया जो कि फॉरेन यूट्यूबर है उन्होंने भी नहीं पढ़ाया, तो आप कैसे इसको गलत पढ़ा सकते हैं? तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? वही राय है सिंपल सी कि देखो लोग क्या करते हैं ना, हर्ड को फॉलो करते हैं, हर्ड मेंटालिटी जिसे हम कहते हैं। अगर एक एग्जिस्टिंग कोर्स यूट्यूब पे एग्जिस्ट करता है किसी भी लैंग्वेज का या सिस्टम डिजाइन का, उसने अगर कुछ बता दिया, हो सकता है उसने अपना रिसर्च किया हो सकता है उसने पता नहीं कितना डेप्थ में पढ़ा हो, उसको एक स्टैंडर्ड, एक गोल्डन रूल मान लिया जाता है और उसके आधार पे ही अपने कोर्सेज डेवलप किए जाते हैं। मैंने कितने कोर्सेज देखे हैं खुद सिस्टम डिजाइन के पर्सनली, जिसमें क्या किया था कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फेमस कोर्सेज हैं उनको उठाया, उन्होंने जो पढ़ाया उसको समझा और वही परोस दिया अपने यूजर्स को और उससे पैसे कमा लिए। लेकिन देखो सिंपल सी बात है, रोहित को वेब डेवलपमेंट बहुत अच्छी आती है, मेरे को सिस्टम डिजाइन बहुत अच्छा आता है, हमने इस पर इतनी रिसर्च की, हमने इतने आर्टिकल्स पढ़े, इतना ध्यान दिया ना इन चीजों पे कि आपको हम जो परोस रहे हैं वो इतना एग्जैक्ट होगा कि आप चाहे एआई से इसमें आर्ग्यूमेंट कर लो, हम उसमें सही ही ठहरेंगे। इतना ज्यादा हम कॉन्फिडेंस खुद पे रखते हैं। गुरुजी पर बच्चे कह रहे थे भैया आपने जो कि वहां पे स्टैक और हीप मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था हमें, वो कि चैट जीपीटी हमको गलत बता रहा, बिल्कुल गलत बताया। लेकिन जब आप उसको बेसिक लेवल पे पूछोगे तो आपके हिसाब से ही उसको आपका आंसर देगा। हम जब भी कोर्स लेके आएंगे या किसी वीडियो को, वो फ्री हो पेड हो, तो हम उसको इन डेप्थ लाने की कोशिश करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई भी रीजन नहीं होता। तो जब बच्चों ने उसको इन डेप्थ पूछा, उसके क्रॉस क्वेश्चन करे, तो उनको पता चला कि हम ही सही हैं। तो यार अभी जो हमारा जो मेन गोल है कि यार हमारा जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, कि हमारी जो पावर है वो फ्रंट एंड हैवी नहीं। अगर आप इस कोर्स में इसलिए एनरोल करना चाहते हो कि यहाँ पे हम आपको बहुत ही तगड़े एनिमेशन करके दिखाएं, बना के दिखाएंगे बहुत अच्छे, वो गोल आपका है नहीं। अगर आप इसको सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मैं तगड़ा UIX बना दूं और इस कोर्स से सीख जाऊंगा, नहीं। हमारा जो मेन गोल है, फ्रंट एंड हम पढ़ाएंगे, रिएक्ट भी कवर करेंगे, टैलविन भी कवर करेंगे और आपका टाइप स्क्रिप्ट भी कवर करेंगे। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होने वाला है वो बैक एंड हैवी इसके अंदर होने वाला है। फ्रंट एंड हम पूरा भी प्रोजेक्ट कवर करेंगे क्योंकि रिएक्ट वैसा वैसा नहीं है भी नहीं, और ये आज का सब कुछ बिल्डअप कर देता है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि भैया यहाँ पे क्या एआई की जो चीजें आजकल 2026 के अंदर चल रही हैं, क्या वो कवर होंगी? दोस्त, वो बिल्कुल कवर होंगी। आपको क्या चाहिए होगा? एआई एजेंट चाहिए होगा, वेक्टर डेटाबेस चाहिए होगा। और हाँ, मैं उससे आपको नॉर्मल एप्लीकेशन हम बिल्डअप करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे बिल्डअप करने वाले हैं किसको? ब्लिंकिट के यूआई को। भैया ये तो सब कुछ ही करते हैं, ये तो हर कोई कर रहा है। स्विगी का यूआई तो आपने पिछले वाले कोर्स में भी कराया था। इसमें क्या अलग है? देखो, हमने अगर कितने लोगों ने भी ब्लिंकिट का यूआई बनाया होगा, स्विगी का बनाया होगा। फ़र्क ये है कि हमारा जब डेवलपमेंट होती है ना, तो उसमें हम एआई को एज़ अ बेसिकली अपना गॉड या एज़ अ ट्रेनर नहीं मान लेते कि हम उससे बस सब कुछ करवाएँगे, अपना दिमाग नहीं चलवाएँगे। सिंपल सी बात है, हमें जब आपको सोचना सिखाना है, तो उसका सबसे अच्छा मतलब ये होता है कि हमें आपको ये समझाना है कि सोचोगे तुम, तुम्हारा काम है, और तुम जो एआई को यूज़ करोगे, वो एज़ अ डेवलपर यूज़ करो, जूनियर डेवलपर यूज़ करोगे कि वो आपका इंटर्न है एक तरह से। आप उसे काम दोगे, आप उसे काम करवाओगे। तो जो हम आपसे बनवाने वाले हैं, इवन हमने अभी बोला कि फ्रंट एंड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको चैलेंज करता हूँ, हमारी यूट्यूब की सीरीज पे जाओ और उसके फ्रंट एंड को ऑब्जर्व करो और मैच कर लो किसी भी इवन जो फ्रंट एंड डेवलपर्स अपने आपको कहते हैं, यूआई यूएक्स डेवलपर्स अपने आपको कहते हैं, उनके फ्रंट एंड से आपको बहुत मेजर एक फर्क दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे ना हम आपको बस ये नहीं बता रहे कि आप सीधा का सीधा पूरा का पूरा कोड चैट जीपीटी या किसी भी क्लॉड वगैरह से लिखवा लो। हम आपको समझा रहे हैं कि चीजें आपको सब आनी चाहिए, उसके बाद आप उसको यूज कैसे करते हो। इनफैक्ट इस पे हमने कितनी बड़ी आर्ग्यूमेंट की थी कि इस कोर्स में ना स्टार्टिंग से हम आपको हर चीज कोड करवाएंगे। पहले आप अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो तो हम आपको हर चीज ऑथेंटिकेशन सिस्टम पूरा बनवाएंगे। आप खुद कोड लिखोगे, हम कोड लिखेंगे, लेकिन एक बार जब आपको उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब हम यूज करेंगे एआई को एज अ जूनियर डेवलपर अपना काम उस पे देने के लिए, ताकि हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके। इसलिए नहीं कि हमें कुछ नहीं आता और वो हमारे लिए सब कुछ करके दे देगा। देखो दोस्तों, अगर मैं तुम्हें सिंपल टर्म में समझाऊं, तुमने यार बहुत सारी टर्म सुनोगी यार। जो ब्लिंकिट का यूआई है, हमने पिछले कोर्स में कवर करा चुके हैं। लेकिन जो हमारा मेन मोटिव इस कोर्स के अंदर होने वाला है, आपने एक चीज मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। आप कभी भी ब्लिंकिट के ऊपर कुछ भी सर्च करते होंगे, आपने अदरक कर लिया, फिर भी आपको अदरक को दिखा देगा। इवन अगर आपने पेप्सी कर दिया, पेप्सी का मतलब वो समझ जाएगा। इवन आपने कोल्ड ड्रिंक की स्पेलिंग गलत लिख दी, वो फिर भी समझ जाएगा। क्यों समझ जा रहा है? क्योंकि वहां पे इलास्टिक सर्च का प्रयोग हो रहा है गुरुजी। सही बात है नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब गुरुजी ये बताओ कि ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिक सर्च का, क्या ये मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा, या इसके अलावा हमारे पास जो सिमेंटिक सर्च है, क्या हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे ये बच्चे अलग ही कि भैया उनको चाहिए, भैया उसको चैट बॉट ही बनाना है हर किसी को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इलास्टिक सर्च बहुत पहले से एग्ज़िस्ट करता है, हमेशा एग्ज़िस्ट करता जाएगा, क्योंकि हर चीज़ को ना ओवर कॉम्प्लिकेट या ओवर इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। इलास्टिक सर्च वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है बहुत टाइम से, बहुत डेकेड से, जो प्रॉब्लम जो आपको लगता है कि नहीं सिर्फ़ एआई सॉल्व कर सकता है, हमको बस ये डेटाबेस चाहिए, वो डेटाबेस चाहिए, नहीं। इलास्टिक सर्च बहुत टाइम से वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कोई शायद मुझे नहीं लगता कोई इक्का-दुक्का लोग होंगे जो उसको इतना अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ब्लिंकिट के यूआई पे कि आपको एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन के रेडी होगा। बेसिकली आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, इतने लेवल पे हम प्रोडक्ट उसको बिल्ड करने वाले हैं। तो दोस्तों, तो हम इलास्टिक सर्च को इंप्लीमेंट करेंगे। उसके अलावा उसका क्या ऑप्टिमाइजेशन हो, उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे हम डिलीवरी बॉय को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम उसको भी एलोकेट करेंगे। लाइव ट्रैकिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, जिसको कि हमें जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे सबको हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और उसके अलावा जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है कि जिसके द्वारा आप आज की वीडियो को हमारी देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, वो क्या पॉसिबल है कि हर कोई यही पढ़ाता है कि भैया एक वीडियो के 3 कॉपी बना दो, वो कभी डिलीट नहीं होगी। लेकिन रियल वर्ल्ड में, सिस्टम डिजाइन के वर्ल्ड में बोलेंगे कि हाँ यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आप एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में कूदते हो, वहां पे क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होते हैं, वहां पे कौन सी एल्गोरिथम इस्तेमाल होते हैं, हम वही इस्तेमाल करने वाले हैं। ये 3 कॉपी वाली सिस्टम को हम हटाने वाले हैं। और मुझे इसमें एक और चीज़ बोलनी है, सिस्टम डिज़ाइन में स्पेसिफिकली जब आप बिल्ड करते हो ना कोई वेबसाइट या कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो, तो उसमें ना कोई भी केओस इंजीनियरिंग पे ध्यान ही नहीं देता। केओस इंजीनियरिंग क्या होती है? केओस इंजीनियरिंग होती है कि आप हैप्पी यूज़ केसेस तो बना लोगे, ठीक है? एज केसेस थोड़े बहुत हैंडल भी कर लोगे, पर ऐसे एज केसेस जो बहुत ही कम केसेस में आपके पास आएँगे, मान लो मल्टीपल यूज़र्स आपकी वेबसाइट पे थंडरिंग हर्ड इफेक्ट देते हैं, बहुत सारे यूज़र्स एक साथ आपकी वेबसाइट पे लोड डालते हैं, या फिर उससे भी स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊँ, तो एक मोमेंट पे आपके पास आपको स्केल करने की ज़रूरत होती है सर्वर्स को, और एक मोमेंट पे डाउन स्केल करने की ज़रूरत होती है। हम अपने प्लेटफ़ॉर्म पे केओस इंजीनियरिंग करने वाले हैं। हम अपने सिस्टम को पूरे हद तक टेस्ट करेंगे कि हम कितना उस पे लोड डाल सकते हैं, और अगर वो फट रहा है तो हम उसमें क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ना हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं इस लेवल पे कि आपके पास सारी चीज़ों के आंसर्स होंगे कि
कि अगर मेरे साथ ये सिचुएशन आती है तो मुझे उसे क्या इंप्लीमेंट करना है, अगर ये नहीं आती तो क्या इंप्लीमेंट करना है। अभी ना लास्ट जब हम अपने व्लॉग्स बनाते थे, लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बहुत बड़ी डाउट था कि हम सिस्टम डिज़ाइन में हर चीज़ क्यों नहीं इंट्रोड्यूस कर लेते। जैसे हमने अपना खुद का स्ट्राइक प्लेटफॉर्म बनाया, तो हमने उसमें खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना दिया, हमने क्यों थर्ड पार्टी रखा। गुरुजी, इससे पहले जो हमारा कोर्स आया था नेक्सस का, उसमें हमने लीड कोड बनाया था और हमने वो लीड कोड इंप्लीमेंट किया है। इसके अंदर हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उसको इंप्लीमेंट ही करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन लोगों के डाउट ऐसे रहते हैं कि हम हर चीज़ क्यों खुद से नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से मिलने वाला है। हम जानेंगे सब कुछ बनाएँगे, लेकिन फिर आपको ये भी बताएँगे कि क्या चीज़ें आपको एक्चुअली बनानी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स के लिए, और इसका आंसर करना बहुत बड़ा फ़र्क क्रिएट करता है आप में और उन लोगों में जो सिस्टम डिज़ाइन को बस ऐसे समझते हैं कि हाँ, हर चीज़ डाल दो, गेटवे डाल दो, काफ़का डाल दो, ये डाल दो, और इंटरव्यू में ना आपका एक्सपीरियंस लेवल बहुत हाई दिखता है उन लोगों से, क्योंकि आपको पता होता है कॉस्ट एस्टिमेशन करना, कितना खर्चा होगा ये एस्टिमेट करना। देखो, तुम्हें सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना, गुरुजी ये कह रहे हैं कि तुम्हें ना एक सेल्समैन भी बनना है। तुम्हें इनको Exactly. ऑफेंडिंग लग रहा होगा कि यार नहीं, बिल्कुल। सेल्समैन सुन के ये भैया मैं सेल्समैन कैसे बन सकता हूँ। मतलब अगर तुम कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हारे पास उसकी पूरी कॉस्ट के एस्टिमेशन होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे ये दिक्कत आती है उसकी क्या कॉस्ट लगेगी, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे और ये बिल्कुल आपको आइडिया होना चाहिए। ओके दोस्त, तो गुरुजी अब सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो गुरुजी अब हम थंडर 90 के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। दोस्तों, पहला अगर मैं इसको स्क्रॉल करके आपको लेके आऊं तो यार सबसे पहला आता है हमारे पास जावास्क्रिप्ट मास्टरी। और भाई मैक्सिमम बच्चों के पास इसी का आंसर नहीं होता कि हमें जावास्क्रिप्ट की नीड क्यों है। अधिकतर बच्चों का आंसर मैंने अभी एक कमेंट कर दिया था वहां पे लिंक्डइन के ऊपर कि भैया तुम्हें जावास्क्रिप्ट की नीड क्यों है। तो बच्चों का आंसर था कि भैया सी प्लस प्लस उसके अंदर नहीं चलती थी, ब्राउजर के अंदर, या जावा नहीं चलती थी, या फिर पाइथन नहीं चलती थी। तो उसी का तो रीजन पूछे ये कैसे चल पा रही है। और अगर आपको सुन के आप हैरान होंगे कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको चलाने के लिए सी प्लस प्लस की रिक्वायरमेंट है। और इनफैक्ट जावा भी फ्रंट एंड पे चलती थी, जावा के एप्लेट्स एग्जिस्ट करते थे। हाँ, तो इसका तो हम आंसर ढूंढ रहे हैं। आप कह रहे हो, आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो कि भैया जावास्क्रिप्ट की नीड इसलिए पड़ी कि बाकी लैंग्वेज नहीं चल। नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता। वो भी क्या है, वो भी हर चीज को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 0 1 में हर कोई बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो भैया हम पहले इसी क्वेश्चन का आंसर इसके अंदर ढूंढने वाले हैं। और इवन मैंने इसको यूट्यूब पे भी एक्सप्लेन किया, इसके अंदर हम और डिटेल के अंदर जाने वाले हैं। तो इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट, रोल इन वेब डेवलपमेंट, ये सब कुछ हमने इसके अंदर कवर कर रखा है। अगला जो हमारा है जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे, स्टैक हीप मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल फ्लो आपने मैक्सिमम बच्चों में पढ़ ही रहा होता है, इफ एल्स कंडीशन वगैरह के बारे में। फंक्शन एंड एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भैया फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन डिटेक्शन डिक्लेरेशन क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं। आई होप अगर आप अदर लैंग्वेज पढ़ के आए हो तो आपको पता होगा, नहीं भी पता होगा तो हम यहाँ से बेसिक से कवर करने वाले हैं। कॉल स्टैक एंड क्लोजर, भाई जो क्लोजर का कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिएक्ट के अंदर रेप्लिकेट होता है। हाँ जी, ये क्लोजर वाला। ओके, तो इसको भी हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम कॉल स्टैक, स्टैक फ्रेम्स, जो भी आपके फंक्शन इन्वोकेशन वगैरह होंगे, आप इसके डिटेल सिलेबस को देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डेटा टाइप डीप डाइव हम करेंगे, ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। उसके अलावा हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में क्या क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, क्या इसके अंदर हमारे इनकैप्सुलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो सब कुछ हम डीप डाइव करने वाले हैं। और उसके बाद जो भी हमारी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है उसको हम कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, इवेंट लूप एंड असिंक इंटरवल्स, डॉम मैनिपुलेशन। भाई आधे बच्चों के पसीने सिर्फ इसी टॉपिक से छूट जाते हैं, वो उन्हें लगता है कि हर चीज वो किससे कवर कर लेंगे, रिएक्ट से कवर कर लेंगे, कि रिएक्ट उनके लिए कुछ मैजिक कवर करेगा। लेकिन हम यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। इवेंट हैंडलिंग की बात करूं तो हम यहाँ पे इवेंट्स को हैंडल करने वाले, जो भी आपके ब्राउजर इवेंट होते हैं, जो भी आपके इवेंट लिस्टनर होते हैं, उन सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद गुरुजी हम चलेंगे किसे, फेज 2 में, जहां पे हम चलेंगे अपने इलाके में, कि जहां पे हमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और जहाँ पे हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है। तो यार इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर नोड जीएस के बारे में, कि यार उससे पहले गुरुजी हर एक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती थी, तो नोड जीएस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अगर कोई बच्चा उस टॉपिक को समझ जाए तो उसके लिए फ्यूचर के टॉपिक आसान होंगे नहीं होंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, और ये ट्रू है किसी भी फ्रेमवर्क के लिए। अगर आप एक बेसिक लेवल क्वेश्चन समझ जाओगे कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, तो आप सोचो ना आप कितने अच्छे क्वेश्चन आंसर कर पाओगे भाई। अगर आप यही रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं कर पाते कि जो आप पढ़ रहे हो उसने उसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। आपने इतने सारे टर्म्स पढ़ लिए, इतना सारा कुछ पढ़ लिया, अगर मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा वाई नोड जेएस एग्जिस्ट, और आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो आधे बच्चे इसी में फंस जाते हैं कि भैया लिब के बारे में पढ़ लो, वो सी में इंप्लीमेंट हो रही है, उसकी डेफिनेशन रट के बैठ जाओ। नहीं, उसको रटने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है तुम्हें सी या सी प्लस प्लस के अंदर इंप्लीमेंट करना, तुम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर करना क्यों है
वो हमारा मेन गोल है। ओके, उसके बाद हम नोड.जेएस के बेसिक्स वगैरह पढ़ने वाले हैं कि रनिंग जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर, ये तो बिल्कुल हमारा नोड.जेएस का ही वो है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, मॉड्यूलस इन नोड.जेएस, और इन सब के बारे में हम टॉपिक को कवर करने वाले हैं। कोर नोड.जेएस के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हम इसको कवर करेंगे पूरी तरीके से। बिल्ड योर फर्स्ट सर्वर, कि आप कैसे अपने फर्स्ट सर्वर को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं नोड.जेएस के अंदर, और क्यों हमें एक्सप्रेस जेएस की रिक्वायरमेंट पड़ी। आधे बच्चों को पता नहीं है एक्सप्रेस जेएस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। उनको लगता है नोड और एक्सप्रेस सेम है। अगर आपको कोई डिफरेंशिएट करने के लिए कहते हैं कि नोड और एक्सप्रेस में डिफरेंशिएशन बता दो, तो आप नहीं बता पाओगे। तो भैया इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। अगला हमारे पास उसका एक्सप्रेस, इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्यों इसकी नीड पड़ी, सब कुछ हम करेंगे। अगला आता है हमारे पास राउटिंग एंड मिडलवेयर। ये थोड़े से ऐसे टॉपिक हैं जो लोगों को कंफ्यूजन होते हैं, पर हम बहुत ही मक्खन बनाएंगे। रेस्ट पे डेवलपमेंट, मोंगोडीबी बेसिक हम कवर करेंगे। भैया मोंगोडीबी क्या होता है, क्योंकि ये हमारा वेब डेवलपमेंट का मन स्टैक है। पर आप इससे ये मत सोचना कि अगर हमने मोंगोडीबी पढ़ा है तो अगर आप क्या बाकी डेटाबेस को कवर कर पाओगे। क्या वेक्टर डेटाबेस हो गया, सीक्वल डीबी हो गया, आपका नियॉन डीबी हो गया, क्या हम इन डेटाबेस को कवर सिंपली सीक्वल डीबी हो गया। देखो ऑब्वियस है, कोई भी डेटाबेस हम क्योंकि सिंपली ऊपर से क्वेरीज नहीं पढ़ने वाले, राइट। हम अगर मोंगोडीबी पढ़ रहे हैं तो हम मोंगोडीबी के इंटरनल आर्किटेक्चर को भी समझने वाले हैं। तो अगर आप किसी डेटाबेस को इंटरनली समझ जाते हो ना कि ये काम कैसे करते हैं, एक्चुअली में अंदर से इंडेक्सिंग होती कैसे है, तो आप किसी भी डेटाबेस पे बहुत इजीली स्विच कर सकते हो। हर डेटाबेस में क्या इशू होता है, आपको उसे कनेक्ट कैसे करना है, उसे क्वेरी कैसे करना है, बस यही तो है। आप एक बार कनेक्ट कर जाओ, उससे बातचीत कर पाओ, आपका सारा काम हो गया। गुरुजी एक दिक्कत मैंने बच्चों के साथ देखी है। भाई बच्चे ना ओआरएम के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, पूरी सीक्वल क्वेरी रटना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं सारी क्वेरी रट लूं। नहीं करना तुम्हें। ये भाई 2000 क्या है 26 है, जहां पे एआई का इंट्रोडक्शन हो चुका है। मुझे उतनी जानने की जरूरत है जितना मेरे को रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो हमारा मेन गोल है ना, वो चीजों को ऑप्टिमाइज करने का है। मुझे सिंटैक्स रटने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज अपने माइंड में डालने की जरूरत नहीं है आपको, राइट, कि आपने सब कुछ रट लिया, सारे सिंटेक्स रट लिए। तो सिंटैक्स रटने की जरूरत नहीं है, तो हम इसमें यही कवर करने वाले हैं। ओके दोस्त, तो मोंगोडीबी मोंगूस क्या, तो आपको समझ आ जाएगा। ऑथेंटिकेशन सिस्टम, मैं आपको कम से कम 5 से 6 तरीके बताऊंगा ऑथेंटिकेशन सिस्टम को क्रिएट करने के। उसके बाद फाइल को हम कैसे अपलोड करते हैं, ये हमारा मेजर प्रोजेक्ट भी होने वाला है। हाँ, वो मल्टर वाला नहीं होने वाला, हम खुद का सिस्टम बिल्डअप करने वाले हैं, जहां पर टिलो वगैरह का प्रयोग नहीं करोगे, हम टिलो का खुद का प्रयोग करेंगे। टिलो तो फिर भी बहुत ही छोटी चीज हो गई। अमेजॉन जो S3 बकेट है, उसका हम लार्ज सिस्टम को बिल्डअप यहाँ पे करने वाले हैं। अगला कि भैया आप सिस्टम डिजाइन के अराउंड थिंक कैसे कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे बेसिक सी चीजें रखी हैं। गुरुजी मैंने इसको पूरा डिसाइड किया कि भैया पहले हम इंट्रोडक्शन टू सिस्टम डिजाइन करेंगे कि सिस्टम डिजाइन क्या होता है, उसके बारे में क्या चीजें होती हैं, हमारा बैकएंड परफॉर्मेंस बेसिक हम कैसे करते हैं, रेल लिमिटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, रेल लिमिटिंग क्या है। उसके अलावा मोंगोडीबी का हम आर्किटेक्चर को डिसाइड करेंगे कि भैया इंटरनली कैसे काम करता है, कैचिंग, हमारा रियल टाइम सिस्टम एंड वेब सॉकेट। भाई वेब सॉकेट में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आता है। पहला मेरा सवाल होता है कि भैया वेब सॉकेट एग्जिस्ट ही क्यों करा, क्योंकि बहुत लोगों की डेफिनेशन होती है कि भैया 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन एग्जिस्टिंग इंटरनेट में 2 वे कम्युनिकेशन पहले से ही एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा था, क्या दिक्कत आती, हम उसका आंसर आपको देंगे। ओके, उसके बाद सिस्टम डिजाइन थिंकिंग अप्लाइड बेसिक, उसका हम अपने फेज 4 के अंदर चले जाएंगे, जहां पे हम इंटरनल प्लस एचएलडी आएंगे, जहां पे आपको गुरुजी भी आएंगे, मैं भी आपको आके पढ़ाऊंगा। ओके, तो एडवांस सिस्टम डिजाइन एंड फाउंडेशन हम आपका कवर करने वाले। तो गुरुजी अब आप इसको कवर। बिल्कुल। तो देखो एडवांस सिस्टम डिजाइन में ऑब्वियसली हमने अगर बेसिक समझ लिया है, तो अब हम ना इंटरनल्स जाने वाले हैं हर चीज़ के, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि भाई किसी भी चीज़ को स्केल कैसे करते हैं, ठीक है। कोर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स में आप खुद ही देख सकते हो कि अगर हमें मान लो रिवर्स प्रॉक्सी क्या होती है, लोड बैलेंसर्स क्या होता है, उसके कितने एल्गोरिदम्स होते हैं, लोड बैलेंसर एक्चुअली काम क्यों करता है, और बहुत ही बेसिक डाउट लोगों का होता है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, अगर लोड बैलेंसर ही डाउन हो जाए तो क्या होगा। कई लोगों के पास इसका आंसर ही नहीं होता। सब बोलते हैं कि हाँ लोड बैलेंसर सर्वर्स को बचा लेगा, पर लोड बैलेंसर को कौन बचाएगा। हम इसके बारे में आंसर करने वाले हैं। हाँ, या डीएनएस हैंडल कर लेगा। हम आपको एक एक चीज को बताएंगे कि इसको कौन हैंडल करेगा, और अगर ये डाउन हो गया तो क्या होगा, डीएनएस डाउन हो गया तो क्या होगा। हम हर चीज के अंदर जाने वाले हैं। और अगर गुरुजी सिस्टम ही डाउन हो गया तो तब भी हम उसका आपको बता देंगे एस्केप क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। घर आके करेंगे फिर घर आके करेंगे। गुरुजी एक कैप थ्योरम में बहुत बच्चों को डाउट हाँ। होता है कि यार ये कैप थ्योरम है क्या, कंसिस्टेंसी एज एबिलिटी वगैरह, पार्टीशन ये सब वगैरह। टॉलरेंस। हाँ, देखो
अब कैप थ्योरम जब लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ना तो वो ये समझते हैं कि कैप मतलब तीन चीजें, कंसिस्टेंसी, अवेलेबिलिटी, पार्टीशन टॉलरेंस। और एक चीज रट रखी है सबने कि भैया तीनों हमें नहीं मिलती है, हमें तीनों में से दो मिलेगी। और इसके आगे एक और पॉइंट होता है कि पार्टीशन टॉलरेंस नहीं मिल सकता। तो आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आपकी कंसिस्टेंसी या आपकी अवेलेबिलिटी। पर एक बार इसके इंटरनली समझते हैं ना कि क्यों तीनों नहीं मिल सकती, ऐसा क्या केस आ जाएगा कि मतलब ऐसा मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे को तीनों मिल जाए, क्या ऐसा हो सकता है मेरे साथ, मुझे कुछ कुछ पार्ट ऑफ तीनों मिल जाए, राइट। इन सब के आंसर जब आप ढूंढने लगोगे ना तो आपको समझ आएगा कि इनके असली मीनिंग क्या होते हैं। कुछ लोगों को फॉल्ट टॉलरेंस और अवेलेबिलिटी में ही फर्क नहीं पता होता। लोगों को लगता है गुरुजी इसमें L4 L7 लोड बैलेंसर के बारे में अगर हम बात यहाँ पे कर रहे हैं तो मजा तब आएगा ना कि हर लोड बैलेंसर, हम बेसिक लोड बैलेंसर की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंटरनल भी हम उसके अंदर जा रहे हैं। हम उसके इंटरनल लेवल तक जा रहे हैं कि एक आपका एप्लीकेशन बेस्ड लोड बैलेंसर है कि भैया आपने सर्वर्स पे जो एपीआई रिक्वेस्ट आ रही है उसको हैंडल कर लिया। अब अंदर जाते हैं नेटवर्किंग लेवल पे, आईपी लेवल पे आप लोड बैलेंसिंग कैसे करोगे। हम इतना डेप्थ में जाएंगे, आपको किसी पेड कोर्स में, किसी भी पेड या फ्री कोर्स में आपको ये नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखो कोई भी आर्किटेक्चर में ना आप इंटरनली इतना घुसते ही नहीं हो। सब क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं आगे बढ़ते हैं, लोड बैलेंसर पढ़ाया आगे बढ़ गए, एपीआई गेटवे पढ़ाया आगे बढ़ गए। हम आपको तो देखो दोस्तों, तुम्हें इसके अंदर असाइनमेंट गुरुजी देने वाले हैं, तगड़े लेवल के। गुरुजी पर्सनली चेक करेंगे क्योंकि हमें पता है यहाँ तक जो बच्चे पहुंचेंगे वो बहुत ही ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। तो गुरुजी पर्सनली चेक करोगे? पर्सनली चेक करूंगा हर बच्चे को, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक कितने कम बच्चे आने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे डेटाबेस स्केलिंग के अंदर कि डेटाबेस को हम स्केल कैसे कर सकते हैं, उसके हमें कितनी रेप्लिका क्रिएट करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, अंधाधुंध करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसकी शार्डिंग कितनी होगी, ये सब कुछ इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट हम कंसिस्टेंट हैशिंग को ऐसे पढ़ेंगे ना कि वो जो लोग रिंग्स बना करके आपको समझाते हैं ना, आपका माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा कंसिस्टेंट हैशिंग से कि कोई वो मैजिकल वर्ड नहीं है। सिस्टम डिजाइन में क्या होता है कि वर्ड्स बहुत बड़े बड़े लगेंगे आपको, पर जब आप उसके इंटरनली उसको समझोगे ना आपको लगेगा तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी। इनफैक्ट पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन ना आपके कॉमन सेंस और फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है डेटाबेस इंटरनल, ये मैं नेक्सस के अंदर भी कवर कर चुका हूँ, ओके। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना चाहता कि हाँ हम कैसे इस थॉट प्रोसेस तक पहुंचे। B+T जो आजकल आप बाकी कोर्सेज के अंदर भी देख रहे होगे वो मैंने ही कवर किया था। ज्यादा तारीफ हो गई भाई गुरुजी। तो सर्चिंग सिस्टम एंड इलास्टिक सर्च जिसकी गुरुजी हम बात कर रहे थे। एग्जैक्टली। अब देखो इलास्टिक सर्च को जब आप इंट्रोड्यूस करते हो ना अपने सिस्टम पे, तो आपके सिस्टम पे चार चांद लग जाते हैं, आप ऐसा समझ लो। क्योंकि अब हम नॉर्मल सर्च की बात नहीं कर रहे कि हमने बेसिक क्वेरी मारी कि मुझे लेट्स से पिज्जा खाना है, तो मैंने पिज्जा की क्वेरी मारी तो मेरे पास रिजल्ट्स पिज्जा के आ गए। अब मैं सर्च कर रहा हूँ लेट्स से रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो मुझे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं पिज्जा सर्च कर रहा हूँ तो मुझे फूड के रिजल्ट्स आ रहे हैं। इलास्टिक सर्च आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स ला के देता है क्योंकि वो रिवर्स इंडेक्सिंग यूज करता है। आपको समझ आएगा इन्वर्ट इंडेक्सिंग, रिवर्स इंडेक्सिंग क्या होती है जब हम इलास्टिक सर्च के डेप्थ में जाएंगे। मैं तो ये वाला दोस्तों, मैं तो उसके फेवर करूंगा। ओके दोस्तों, अब मेरा फेवरेट टॉपिक आने वाला है मैसेज सिस्टम एंड काफका इंटरनल्स। दोस्तों हम यहाँ पे सिर्फ काफका को इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे कि भैया काफका का 10 लाइन का कोड है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसका रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है, कैसे उसका इंटरनल आर्किटेक्चर काम करता है। वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे सिर्फ इस टॉपिक के भैया डेटाबेस को कब यूज करना है और काफका को कब यूज करना है। वरना हर कोई आपको यही बताएगा कि जो हमारा डेटाबेस है उसका थ्रूपुट कम होता है और जो काफका है उसका थ्रूपुट ज्यादा है, इसलिए हमें काफका को इस्तेमाल करना है। आपको यही पता चलेगा। लेकिन क्यों करता है उसका आंसर कौन देगा? क्यों का आंसर कि क्यों डीबी का जो थ्रूपुट है वो कम है और क्यों जो काफका का डी वो है थ्रूपुट है वो क्यों जाता है, उसका हमें आंसर जाना है। और एक जो सबसे बड़ी मिथ जो आजकल आप YouTube के अंदर देखोगे, वो सबसे बड़ी मिथ है कि भैया जो हमारा काफका का जो स्टोरेज सिस्टम है वो बहुत ही कम है और जो हमारा डेटाबेस है वो इनफाइनाइट लेके चले जाते हैं। भाई कुछ नहीं है ऐसा, ये सारी मिथ है क्योंकि आप बेवकूफ बनते हो। क्यों? क्योंकि आपको इन टॉपिक के इंटरनल आर्किटेक्चर के बारे में पता ही नहीं है। तो हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हमारे पास रेट लिमिटिंग की चीजें होंगी जहां पे हम रेडिस वगैरह का प्रयोग करने वाले हैं। सिस्टम डिजाइन के जो हमारे पैटर्न होंगे उनको हम करेंगे। जो हमारे मॉडर्न डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो कि आज हमारे एग्जिस्ट करते हैं, सीडीएन, भाई सीडीएन के ऊपर ही डिटेल में एक आर्किटेक्चर बन सकता है। स्टैटिक, डायनेमिक, सारी चीजों को कवर करेंगे। हमारे जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज होते हैं S3 सिस्टम लाइक जो हम खुद का बिल्डअप करने वाले हैं, मीडिया प्रोसेसिंग पाइपलाइन, सर्च सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम, ये सब कुछ हम खुद ब खुद बिल्ड करेंगे। उसके बाद हमारे ऑब्जर्वेबिलिटी होगी और डिबगिंग होगा जहाँ पे हम लॉगिन सिस्टम वगैरह क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। और सिक्योरिटी इन सिस्टम जहाँ पे हमें अपने सिस्टम को सिक्योर रखना है, क्योंकि आज की जो सबसे बड़ा मेजर इशू यही है। आप देख रहे होंगे भैया हमारे हर एक ये अल्टरनेट वीडियो में यही वीडियो आ जाती है कि भैया हैक हो चुका है। अब तो गुरुजी मैंने ऐसा कर दिया कि मैं हैकिंग को छोड़ ही देता हूँ कि भैया आप हर एक दिन में कुछ ना कुछ हैक हो रहा है।
और इससे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अब जो सिस्टम डिज़ाइन के इंटरव्यूज़ होते हैं ना, उसमें इस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है कि आपने अपना आर्किटेक्चर बना लिया, ठीक है? आपने एपीआईज़ बना ली, आप उसे प्रोटेक्ट कैसे करोगे? इसको सिक्योर कैसे बनाओगे? अब उसमें सिक्योरिटी में ना लोग सिर्फ़ समझते हैं कि मैं ऑथेंटिकेशन लगाऊँगा, ऑथराइज़ेशन लगाऊँगा, पर नहीं। अब जब हम हैकिंग की बात कर रहे हैं ना, जो आजकल एआई की वजह से हो पा रही है, वो आपके सिस्टम को ना हमेशा एक ऐसे केस में रखेगा कि आपका सिस्टम हैक हो सकता है, ठीक है? तो ऑब्वियसली आप एक 100% नॉन हैकेबल सिस्टम कभी नहीं बना सकते, पर आपको ये पता होना चाहिए कैसे-कैसे यूज़ केसेस होते हैं जहाँ पे हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या एपीआईज़ को प्रोटेक्ट करना कहते हैं, सर्वर्स को प्रोटेक्ट करना किसे कहते हैं, डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना किसे कहते हैं, वो सब हम सिक्योरिटी में पढ़ने वाले हैं। एंड आई मेक श्योर कि हम एंड मैं श्योर हूँ इस बात पे कि कोई भी बंदा एचएलडी के कोर्स में इतना डेप्थ में सिस्टम सिक्योरिटी में नहीं जाता है। गुरुजी, अगला टॉपिक हमारा रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड टेलविन। दोस्तों, रिएक्ट आ गया दोस्तों। ओके, तो दोस्तों मैं आपका पहला ही मिथ ब्रेक कर देता हूं कि रिएक्ट के अंदर वर्चुअल डॉम नाम का कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको कोई लग रहा है कि हाँ वर्चुअल डॉम के कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हैं, वो आपका टाइम ऑफ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, सॉरी। ओके, मैं आपको उसको पूरा एल्गोरिथम डिस्कस करूंगा। आज रिएक्ट क्या इस्तेमाल करता है उसको भी डिस्कस करूंगा, क्या चीजें हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है, और फर्स्ट लेक्चर में हम कैसे खुद का रिएक्ट बिल्डअप कर सकते हैं। इसलिए हमने पहले फोकस किया था कि भैया हम बैकएंड को कवर करें, उसके बाद हम फ्रंट एंड में आए, क्योंकि बैकएंड की जो बहुत सारी चीजें हैं वो लॉजिकल हैं, और उसके बाद आपको रिएक्ट भी लॉजिकल लगेगा क्योंकि एक बार आपके कॉन्सेप्ट बन चुके होंगे। तो इसके अंदर रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट और टेलविन। टेलविन भी बहुत आसान है भैया, कुछ नहीं है भैया, आपको सीएस जैसा ही है, उसको आपको क्रिएट करना है। उसके बाद मैं इसको स्किप भी कर देता हूं। कैपस्टोन प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास दो मेजर प्रोजेक्ट जो हम बिल्ड करने वाले हैं। एक है अपना क्लाउड वीडियो स्टोरेज सिस्टम, कि आप कैसे अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। मैं कोई एग्जिस्टिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा कि आपने यूट्यूब के अंदर कर दी, ट्विलो के अंदर कर दी, नहीं। मैं कैसे उस सिस्टम के अंदर घुस के अपना सिस्टम बना सकता हूं, जहां पे कि अगर आपने कोई वीडियो डाली तो कैसे मैं उसको 240 पिक्सल, 360 पिक्सल, 720 पिक्सल, 1080 पिक्सल इनमें तोड़ूं। क्या मुझे अपनी थंबनेल को भी तोड़ना चाहिए? क्या मुझे अपने ऑडियो को भी उन पिक्सल के हिसाब से डिवाइड करना चाहिए? मैं कैसे इनका डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा? क्या पूरी वीडियो को मुझे एक साथ स्टोर करके रखना चाहिए या फिर मुझे उसको ब्रेक डाउन करके रखना चाहिए? तो अगर मैंने उसको ब्रेक डाउन करके रखा और अगर किसी सर्वर के अंदर कुछ अटैक हो गया, जैसा अभी अगर आपने देखा होगा किसके अंदर, ईरान के अंदर, तो मैं उस केस में अपने यूजर को सिक्योरली कैसे लॉगिन करा पाऊंगा, वो अपनी वीडियो को फिर भी एक्सेस कर पाएगा। ये सारे टॉपिक हम कवर कर पाएंगे। और हाँ, जो सबसे बड़ा डाउट होता है कि क्यों हम अपने वीडियोस को डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करते, क्यों हम उसको ऑब्जेक्ट में स्टोर करते हैं, वो सारे रीजनिंग हम इसके अंदर कवर करेंगे। ये बहुत एडवांस लेवल प्रोजेक्ट हमारा होने वाला है गुरुजी। ओके, हाँ। अब अगला प्रोजेक्ट है हमारे पास जिसको मैंने पर्सनली पिक किया है। हम ब्लिंकिट बनाने वाले हैं खुद का। ब्लिंकिट का यूआई नहीं, ब्लिंकिट का यूआई भी गुरुजी बनेगा ही, वो तो बनेगा। बोलने वाली बात है। लेकिन जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बाद आपको लगता होगा यार प्रोडक्ट की मेरे पास रिकमेंडेशन आ रही है, तो वो रिकमेंडेशन आपको आती कैसी है? बिल्कुल रियल टाइम में। वहां पे हमारे जो भी हमने इससे पहले सिस्टम डिजाइन के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उसमें से कौन कौन से इस्तेमाल होने वाले हैं। जब मैं किसी चीज को सर्च करता हूं ब्लिंकिट के अंदर, तो क्या वहां पे इलास्टिक सर्च प्रयोग होता है? क्या वहां पे सिमेंटिक सर्च प्रयोग होता है? या यहाँ पे कुछ और ही चीजें प्रयोग हो रही हैं? तो वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके साथ ही कि हम रियल टाइम में कैसे अपने डिलीवरी पॉइंट उसको पार्टनर को ट्रैक कर सकते हैं, वो किस लोकेशन में प्रेजेंट है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई डिलीवरी पार्टनर है, उसको मुझे कोई मुझे उसको ब्लिंकिट की जॉब लोकेशन, अगर मेरे पास कोई डिलीवरी पार्टनर है, मुझे उसको बताना हो कि भैया आपको कौन से वाले लोकेशन के अंदर प्रेजेंट होना है, कि मान लो मेरे यहाँ पे मेरे सिटी में 100 ब्लिंकिट के वो है स्टोर है, तो उसको कहां पे प्रेजेंट होना है, मैं ऐसा ना करूं उसको दूर भेज दूं। तो वो सारी एल्गोरिथम हम इसके अंदर डिजाइन करने वाले हैं। ये बहुत ही हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, इजी नहीं है, तो हम सब कुछ बेसिक से कवर करेंगे। सुनने में लग रहा होगा आपको हम बस एक खुद का ब्लिंकिट ही तो बना रहे हैं, पर जब आप इसके इंटरनली जाओगे ना, हम खुद का पूरा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बिल्कुल ब्लिंकिट की तरह काम करेगा। उसमें हर फीचर चल रहा होगा, जैसे अभी रोहित ने बताया कि हम उनकी लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे, हम एग्जैक्टली एस्टिमेट कर पाएंगे कि कितने हमारे पास डार्क स्टोर्स हैं, उस डिलीवरी बॉय को कौन से डार्क स्टोर पे प्रेजेंट होना चाहिए। और लिटरली बता रहा हूँ, ये अगर एज अ प्रोजेक्ट आपने इसको बिल्ड करा और अपने रिज्यूमे में डाला, तो आप अपने इंटरव्यू को एक बहुत हाई लेवल पे इंप्रेस कर सकते हो, क्योंकि आप बस उसे ये नहीं बना रहे कि मैंने ब्लिंकिट का यूआई बना दिया। नहीं, आप एग्जैक्टली बता रहे हो
रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे बनता है, आप लाइव ट्रैकिंग कैसे करते हो यूजर की, आप अपने इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि ब्लिंकिट में डार्क स्टोर्स में जो इन्वेंट्री है आप उसे कैसे मैनेज कर पा रहे हो। ये एक फुल प्रूफ प्रोजेक्ट नहीं, मैं इसको प्रोडक्ट बोलूंगा, एक फुल प्रूफ प्रोडक्ट है आपके लिए। तो दोस्तों यहाँ पे तुम नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, यहाँ पे तुम डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है जिनको टैकल करते हैं उसको आप बनाने वाले हो। अब हमारा लास्ट फेज होगा डिप्लॉयमेंट वाला, ओके, जहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे। आप बोलिए भैया गिट और गिटहब तो भैया पहले लेक्चर में पढ़ा नहीं भाई, पढ़ना भाई आपको जब आपको रिक्वायरमेंट है तब हम पढ़ा रहे हैं, ओके, इस कोर्स हम वही कवर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले गिट एंड गिटहब का प्रयोग करेंगे, उसको जानेंगे, और एक जो सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आती है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, कैसे वो हुआ वो सब आपके साथ डिस्कस होगा। उसके बाद भैया आपको एनवी वेरिएबल क्या होते हैं, उनको हम कैसे सिक्योर रख सकते हैं, हमें उनको कहाँ रखना चाहिए, कि जो आपकी एपीआई की है जब आप उसको प्रोडक्शन के अंदर डालोगे तो क्या आपको उसको .env फाइल के अंदर रखना चाहिए, या जिस प्लेटफॉर्म में आपने उसको होस्ट किया है क्या आपने वो एपीआई की उन्हीं को प्रोवाइड कर दिया है, या कोई मैं अलग सिस्टम का इस्तेमाल करूं जहां पे मैं उनको सिक्योरली सिक्योर कर पाऊं हर एक चीज को। यहां तक हम जाने वाले हैं। उसके बाद कंटेनराइजेशन, जो कि आपका डॉकर वगैरह के बारे में आप पढ़ोगे। डिप्लॉयमेंट फंडामेंटल्स, बैक एंड डिप्लॉयमेंट AWS के अंदर हम करने वाले हैं कि अपने प्लेटफॉर्म को हम पूरे तरीके से फ्रंट एंड, बैक एंड, माइक्रो सर्विसेज हो गया, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का सब कवर करेंगे, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो वेब सर्वर हो गया, रिवर्स प्रॉक्सी हो गया, जो कि हमारे क्रिटिकल इश्यूज हैं उनको हम कवर करेंगे। और जो हमारे TLS सर्टिफिकेट हैं वो हमें कैसे इशू होते हैं, उनकी सिक्योरिटी को हमें कैसे मेंटेन करता है, और आज 2026 में हम किसी दूसरे यूजर में कैसे ट्रस्ट रख सकते हैं, उसके ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हमारा फ्रंट एंड का डिप्लॉयमेंट होगा, और इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होगा इसमें। तो आपने देख लिया होगा कि भैया यहाँ पे तो हमने टॉपिक कुछ ही लिखे थे, लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ही एडवांस लेवल की चीजें कवर कर ली हैं। इनफैक्ट एज अ डेवलपर अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, किसी कंपनी में जाना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको डीएसए चाहिए, जेएनआई चाहिए, वेब डेवलपमेंट चाहिए, सिस्टम डिजाइन चाहिए। अब आप बोलोगे इसमें तो हमने बस सिस्टम डिजाइन की और अपने वेब डेवलपमेंट की बात की है, पर आप देखो जब हम ब्लिंकिट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम उसमें कितने सारे एल्गोरिदम्स ऐसे यूज कर रहे होंगे कि आपका डीएसए पूरा का पूरा रिवाइज होने वाला है। हम यहाँ पे जब एआई को इंटीग्रेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के साथ, जब हम पढ़ रहे होंगे तब भी हम एआई के साथ कोलैबोरेट कर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं जो आपको एक फुल प्रूफ इंजीनियर बनाते हैं। ये एक अल्टीमेट कोर्स है, 90 डेज का कोर्स है। और इनफैक्ट अभी ना हमने अपनी टीम से इसका रिकॉर्ड निकलवाया था, जो हमारा लास्ट बैच था स्ट्राइक का, इवन उससे पहले नेक्सस का। हमने ये देखा कि जो भी लोग लाइव पढ़ते हैं ना, तो वो तो उसको फिर भी कवर कर लेते हैं, मतलब 80-90% लोग उसे क्लियर कर लेते हैं, पूरे के पूरे कोर्स को खत्म कर लेते हैं। पर उसके बाद जब रिकॉर्डिंग रह जाती है, और लोग हमारे अभी भी नेक्सस बैच भी खरीद रहे हैं, पर उसको कंप्लीट करने का रेशियो दोस्त बहुत ज्यादा गिर जाता है, 20% से भी कम आ जाता है। लोग देखते हैं, आते हैं 2 हफ्ते में 1 लेक्चर देखते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो ये हमें आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आपको रोज आना है, 90 डेज की कमिटमेंट चाहिए। आप बस 90 दिनों तक हमारे पास प्रेजेंट हो जाओ और हम आपको पूरी की पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब में और 90 डेज के बाद जो आप होगे उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं, रोहित आपको चैलेंज करता है। इनफैक्ट आप बस ये देख लेना कि आपने कितना कुछ गेन किया 90 डेज के बाद उन लोगों से जिनके पास ये कोर्स नहीं था, या जिन्होंने इस कोर्स में होते हुए भी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई। तो गुरुजी आज हमने बहुत ओवरसेल कर दिया है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो आपके पास 3 दिन का ऑफर है, कोर्स का प्राइस 4499 है। अगर आपको सच में पढ़ना है तो एनरोल कर लेना, नहीं पढ़ना, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो भैया हमारे पास गुरुजी स्प्रिंग बूट कवर करेंगे, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। हम कोई वो नहीं करना चाहते, आप करिए, अपनी पेस पर चलिए, जो आपको सही लगता है वो करिए। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।